अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। PSL 10 का फाइनल आज खेला जा रहा है लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर इससे पहले 2019 में PSL जीत चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर्स 2022 और 2023 में PSL इवेंट जीती थी। लास्ट ईयर लाहौर कलंदर ने लास्ट फिनिश किया, लेकिन अब ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबले हैं। 2025 का जो 10वां एडिशन है उसमें इन टीमों का आमना सामना 2 मरतबा एक मैच बिला मुकाबला खत्म हो गया, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर ने शिकस्त दी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। तो आज का मैच इस लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है कि PSL 10 का ये फाइनल है, लेकिन आज प्रोग्राम में हम खासतौर पर बात करेंगे ओवरऑल जो राउंड अप है PSL 10 का, कि क्या ये इवेंट माजी के इवेंट से बेहतर रहा, क्योंकि इस इवेंट के आगाज से पहले ही जो ओनर्स थे, PSL फ्रेंचाइजेस ओनर्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि उस किस्म की हाइप नहीं मिलती इस टूर्नामेंट को जितनी मिलनी चाहिए। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगी माहौल बन गया था, उस वजह से PSL को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन इसका आगाज दोबारा हुआ और दोबारा इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान खेलने आए। लेकिन अब देखना यह है कि इस टूर्नामेंट को आगे बेहतर कैसे बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस टूर्नामेंट से हमें कोई ऐसे प्लेयर्स मिले हैं, चाहे वो बैटर्स हो या बॉलर्स, जो आगे जाके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज PSL 10 का फाइनल है लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मैं जरा ओवरऑल टूर्नामेंट पे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। ओवरऑल इस टूर्नामेंट की हाइप आपने कैसे देखी? क्या ये कहा जा सकता है कि जो पिछले 9 टूर्नामेंट हुए उससे बेहतर है, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नजर आई है? क्वालिटी ऑफ प्लेयर और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को आपने कैसा देखा खास तौर पर? नहीं, कोई दो राय नहीं है। खाली हम नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, ये तो आवाम भी बोल रही है कि बहुत नीचे आ गया है पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्टैंडर्ड है। और बड़े इनडिसिप्लिन चीजें जो है ना इस दफा देखी गई। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देखा गया। जिस तरह मालिकान ने आके खुलेआम पाकिस्तान सुपर लीग को उड़ाया है और बताया है कि कोई भी फर्क नहीं है, तब से लेके अब तक कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। PCB को आड़े हाथों लिया है मालिक खान ने, और उसके बाद फिर जिस तरह की टीम्स सिलेक्ट हुई हैं, जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, कोई एज सच आप देखें कि डेविड वार्नर की हाइप थी। अब डेविड वार्नर वो हैं जो ना अपने मुल्क से खेलते हैं और ना ही दुनिया की बाकी लीगें उनको कोई इंटरेस्टेड है लेने में, लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग के मेन प्लेयर थे, फेस थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें। हाँ जी, कुछ अच्छी चीजें ये हुई हैं कि कुछ यंग क्रिकेटर्स जो हैं वो सामने आए हैं। जिस तरह अली रजा है, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर लग रहे हैं। माज सदाकत के तौर पे हसन नवाज उभर के सामने आए। साहिबजादा फरहान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। मोहम्मद हारिस ने 2-3 बड़ी वैल्यूबल नॉक खेली है। सो ये कुछ पॉजिटिव है। फिर कुछ नेगेटिव्स ये भी है। देखिए, हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब ये जो कैप्टन है ना, इन्होंने ये बार बार अपने बेनिफिट के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। आप देख लीजिए कि कितने यंगस्टर्स थे जो कि करंट पाकिस्तान टीम का सेटअप के अंदर है, खेल रहे हैं, लेकिन वो सुपर लीग में जगह नहीं बना सके। चाहे वो तैयब ताहिर थे, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अरफात मिनहाज थे, चाहे वो सुफियान मुकीम थे, चाहे वो फैसल अकरम थे। इस तरह के दीगर नाम भी हैं, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो इन लोगों को उस तरह मौके नहीं दिए गए, तो शायद अपने अपने कमबैक की पड़ी हुई थी। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में मालिकान को भी देखनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी है कि वो जो फेसेस अब ये यूज कर रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। तो अब उनको भी तब्दील करने की जरूरत है, ताकि नए चेहरे, ब्रांड्स बनाए जाएं और वो फिर यंगस्टर्स को अपने साथ लेके एक नए दौर का आगाज करें। अच्छा, मैं इन प्लेयर्स पे आता हूं जिनकी आपने भी खास तौर पे तारीफ की कि इनकी परफॉर्मेंस नुमाया रही। उनमें से कुछ तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वर्सेस बांग्लादेश उसमें भी शामिल है, लेकिन पहले ये बताइएगा, आपने कहा कि स्टैंडर्ड वो नहीं था, इतनी हाइप नहीं नजर आई, लेकिन ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला थे उसमें PSL को बंद करना पड़ा और फिर 1 हफ्ते के 8 दिन के दौरान उसको वापस शुरू करना पड़ा। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, कुछ नहीं आ सके, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे हम। देखिए, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है और ना ही इस पे कोई तनकीद कर रहा है, बल्कि इस पे तो खुशी का इजहार है कि जो भी या हुआ फौरी शुरू किया। हमारे दो मुल्कों के दरमियान में। उसके बाद एक अच्छी चीज ये है कि हमने दोबारा से अपनी क्रिकेट स्टार्ट कराई। और जहां तक आप बात करें, आप कंपैरिजन कर लें कि जब से ये दोबारा स्टार्ट हुआ है हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आप देखें कि शाकिब अल हसन आए हैं, श्रीलंका से कुछ प्लेयर आए हैं, तो ये प्लेयर्स जो आए हैं वो ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो जब से, हाँ जी, दो मुल्कों के दरमियान में जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद क्रिकेट को करवा के हमने एक दोबारा से पीस का मैसेज स्ट्रॉन्ग किया है
और उसके बाद अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। राइट अब जो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, आपने कुछ प्लेयर्स की बात की जिसमें आपने कहा अली रजा जो फास्ट बॉलर, अच्छा पेस है, बहुत यंग है, तो ऑब्वियसली उनको भी अगर सही एक ट्रैक मिले, प्रॉपर उनको उनकी ग्रूमिंग की जाए, तो आई एम श्योर वो भी एक पोटेंशियल अच्छे प्लेयर बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा बैटिंग में साहिबजादा फरहान का आपने जिक्र किया, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद नईम, इनको कैसा रेट करेंगे जो लाहौर कलंदर के ओपनर है? एक दो उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली है। जी बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे। मोहम्मद नईम ने पहले 4-5 मैचेस जिस तरह खेले थे, लग रहा था कि कोई इस लेवल से बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद 350 गालिबन उन्होंने किए। ना सिर्फ किए, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना 50 किए। पिछला 50 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम के अंदर उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पे किए। एक अब्दुल्ला जी शफीक ने अभी इनिंग पीछे अच्छी खेली थी और उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में गालिबन बोला था कि मुझे समझ आ गई है कि स्ट्राइक रेट T20 में कितना इंपॉर्टेंट है। और अगले ही मैच में उन्होंने 25 बॉलों पे 25 करके जो है ना अपनी समझ गई, कोई समझ नहीं आई। देखें ये इधर देखें, सिलेक्शन कमेटी जो है उसको भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने यही क्लैरिटी देने की हम बात पिछले 1-1.5 साल 1 साल से कर रहे हैं कि यार आपने क्लैरिटी देनी है डोमेस्टिक के सिस्टम को भी, कि आपको किस तरफ क्रिकेट लेके जानी है। अभी जो इन्होंने टीम अनाउंस की है वो यंगस्टर पे मबनी तो है, लेकिन उसमें जो वोकल चीज इन्होंने बोली है वो ये है कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं। हमने 200 का स्ट्राइक रेट, 180 वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर्स चाहिए। और दो बड़े नाम जो पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान टीम के अंदर तो थे, लेकिन कुछ नाकाम, जितवाने में नाकाम रहे। और इस सुपर लीग के अंदर भी वो दोनों टीमें देखें, मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी, आपको बॉटम पे नजर आए। तो एक क्लैरिटी दी है सिलेक्शन कमेटी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स को कि अगर आपने पाकिस्तान टीम में अब आना है, जगह बनाना चाहते हैं, तो अपने रोल मॉडल्स तब्दील करने होंगे और आपको अटैकिंग क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नहीं तो जहां तक सिर्फ नंबर्स और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की बात है, तो हमने तो बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नामों वाले बाहर कर दिए, तो और तो कोई चीज ही कोई नहीं होना चाहिए। तो अभी साहब जो टीम अनाउंस की गई है बांग्लादेश टूर के लिए, उसमें साइम अयूब की वापसी भी है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे, न्यूजीलैंड के टूर में भी नहीं थे, वो वापस आए हैं। फिर हसन नवाज जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाके 100 किया था, वो टीम का हिस्सा है। साहिबजादा फरहान जो है वो टीम में है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आपके ख्याल में ये टॉप ऑर्डर के लिहाज से ठीक है, या रिजवान और बाबर के हवाले से तो आपने बात की कि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे कंसिस्टेंटली मैचेस नहीं जिता रहे थे, या आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक की भी हेलो, आवाज आ जगह रही है? बन जानी चाहिए थी इस परफॉर्मेंस के बाद जो उन्होंने दिखाई? इस पर आ रही है आवाज? जी जी, यस यस। जी आई थिंक कि बहुत जबरदस्त टीम अनाउंस हुई है। देखिए एक दो नाम है जो डिबेटेबल है, जिस तरह अब्बास अफरीदी जो थे वो टॉप विकेट टेकर हैं, शायद उनको आपको डाल लेना चाहिए था। फिर शादाब खान एज अ वाइस कप्तान किन परफॉर्मेंसेस पे हैं, ये बहुत उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हेड कोच लगे हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, तो शायद वहां से प्रेफरेंस मिली है और इनको कहीं ना कहीं से प्रेफरेंस मिलती ही जा रही है। वो थोड़ा सा जो नेटिजन्स हैं या हम लोग हैं परेशान है कि वो किन परफॉर्मेंसेस पे जो है पाकिस्तान टीम को वाइस कप्तान बन रहे हैं। उसके अलावा अगर आप टीम देखेंगे ना तो बड़ी जबरदस्त टीम लग रही है। ठीक है, गलती गुंजाइश बेहतरी की जरूर होती है। अब जो इनको प्रॉब्लम आने लगा है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या आने लगा है। ठीक है, और करना क्या चाहिए मेरी ओपिनियन उसमें क्या है। देखिए 5 टॉप ऑर्डर इन्होंने जी रख लिए, बहुत जबरदस्त चीज है, जिसमें से साइम अयूब है, फखर जमान है, हसन नवाज है, साहिबजादा फरहान है और मोहम्मद हारिस है। अब इनको कर ये रहे हैं कि ये साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएंगे, नहीं, आपने उससे विकेट कीपिंग नहीं करानी है। आप जान के एडिशनल प्रेशर उस पर क्यों डाल रहे हैं? आपका एक पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसने 6 मैचों में अपनी जिंदगी के अंदर कीपिंग की है, तो आपको ये नहीं करना। हाँ ठीक है, आपने कीपर एडजस्ट करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने ये पांचों प्लेयरों को इकट्ठे नहीं डालना, आपने 3 प्लेयरों को डालना है, 2 को बेंच पे रखना है, चाहे आपको 6 महीने तक क्यों ना रखना पड़ जाए, लेकिन आपने उनको साथ साथ डिवेलप रखना है। अगर आप पांचों को डाल देंगे तो फिर वही बात होगी कि आपने किसी को अपने नंबर पे नहीं खिलाया। 2 मिडिल ऑर्डर आपके पास मौजूद है जिनको आपने रखा है, न्याजी और हुसैन तलत, वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। 3 आपने जो है ना इन 5 में से खिलाने हैं, पहले वो आपने डिसाइड करना है कौन। हाँ जी, आइडियल तो ये था कि जो है ना साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और फखर जमान खेलते, लेकिन जो है अब जो आपने टीम अनाउंस की है उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस को टॉप ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा, और शायद आपको करंट फॉर्म देखते हुए साइम अयूब को थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करा देना जब तक उनकी फॉर्म वापस नहीं आती। इससे ये होगा कि मोहम्मद हारिस बेहतर फॉर्म के अंदर भी हैं और प्रॉपर विकेट कीपर भी हैं, तो आप उनसे जो है ना टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको खिलाएंगे भी और आप विकेट कीपिंग भी उससे खिलाएंगे, और इस तरह आप साहिबजादा फरहान पे भी अननेसेसरी प्रेशर
नहीं डालेंगे। और दूसरी तरफ आप साइम सही। अयूब पे साथ 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 रख के काम करते रहेंगे। साइम अयूब और हसन नवाज को आप तब खिलाएंगे जब आपको लगेगा कि आपके ये पहले तीन बुरी तरीके से फेल हो गए दो तीन सीरीजों के अंदर। लेकिन अगर आपने इनको इस तरह ना खिलाया और अच्छे तरीके से मैनेज ना किया तो फिर आप देखिएगा शिजात भाई वही आवाजें लगने लग जाएंगी कि आप उनको लेके आओ, इनको लेके आओ, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। बहुत अच्छी टीम है, इसमें सिर्फ अब मैनेजमेंट का ये काम रह गया है कि ये उनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं कि एक टीम बिल्ड हो अगले आने वाले 5 साल के लिए, ना कि दो सीरीजों बाद ये वाजे लगने लग जाए वो फलाने को वापस लेके आओ, वो फलाने को वापस लेके। सही, ये इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर के 5 बैटर्स को रखा हुआ है तो उनको एडजस्ट करने के लिए ऐसा ना हो कि उनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो और जैसे आपने साजिद फरहान की बात की, एडिशनल प्रेशर उन पर ना डालें विकेट कीपर बना के। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आपने कहा कि पोटेंशियल जितना था वो हम देख रहे हैं कि क्वालिटी नीचे जा रही है पीएसएल की। व्हाट नीड्स टू बी डन? और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अहमद साहब कि विंडो क्या होनी चाहिए? इस मरतबा हमारी विंडो ऐसी थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, सिर्फ आईपीएल था। तो उसमें यह था कि जो आईपीएल में नहीं जा रहा था वो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे। अगर हम फरवरी में करते हैं जो माजी में होता रहा है, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही होती है, 6-8 टीमें जो है वो उस वक्त ऑक्यूपाइड होती हैं, तो यानी कि वो अपने इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर होते हैं। तो बेहतर विंडो क्या है? आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? सर नेशनल असाइनमेंट लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन आईपीएल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आईपीएल करेगा ये जब जब आप उसके साथ क्लैश करेंगे, जो उनकी टीम में एडजस्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो जब आप उसको लेने लगेंगे वो उसको कमेंट्री पैनल में रख देगा, ठीक है, तो वो आप तक नहीं पहुंचने देगा। ये आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती एक तो नहीं करनी है, आप इंटरनेशनल सीरीज क्लैश करा लीजिए लेकिन आईपीएल क्लैश नहीं करना है। दूसरा, आप स्टैंडर्ड बेहतर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आपके पास करंट प्लेयर आते हैं, ठीक है, तो आपका आपका स्टैंडर्ड बेहतर होता है, वो एक अपनी हाइप और अपनी क्लास लेके आते हैं जो नए लॉट के प्लेयर होते हैं। फिर सैलरी कैप्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्लेयर्स की जो सैलरी है वो थोड़ी सी इनहेंस कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस, स्पेशली जो फॉरेनर्स आएंगे उनकी। आई थिंक लोकल लोकल प्लेयर्स की तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, तो वहां से थोड़ी सी अगर आपको थोड़ा बहुत डिडक्ट भी करना पड़े लोकल प्लेयर्स का, तो यहां से करके आप फॉरेनर्स को थोड़ा सा जो बड़े प्लेयर हैं उनको दिए जा सकते हैं, ये फैसला हो सकता है। फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेसेस बदलने हैं पीएसएल के टीम्स के। अगर आप फेसेस नहीं बदलेंगे और यही कप्तान रहेंगे तो जिस तरह इस दफा इन्होंने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया ना, आगे आने वाले वक्तों में भी वो यही करेंगे। तो ये 3 सजेशंस हैं ये जो मैंने पीएसएल पे दिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को किस तरह यूटिलाइज करना है वो भी बता दिया है, मर्जी इनकी है, इस तरह चलेंगे तो मिल के ऊपर लेके जाएंगे इस टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। भारत को सिर्फ जंगी सतह पे पाकिस्तान के सामने नाकामी नहीं हुई, लेकिन सिफारती सतह पे भी नाकामी हुई, क्योंकि इस जंग के दौरान जो पाकिस्तान का नुक्ता नजर था उसको सुना गया, माना गया, और जो भारतीय नुक्ता नजर था वो डिप्लोमेट्स ने खुद अखबारात को बताया, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को बताया कि उनके पास कोई स्टोरी नहीं थी, वो ये साबित नहीं कर सके पाकिस्तान कैसे पहलगाम वाकये में मुलविस था। लेकिन अब भारत जो है वो अपनी डिप्लोमेसी को तेज कर रहा है। उनका जो वफ्द है वो इस वक्त मौजूद है अमेरिका में, और दीगर ममालिक भी वो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बताएं, जो भारत का पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान भी इसके जवाब में एक वफ्द तश्कील दे चुका है। और कल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि मुमकिन तौर पर जून के पहले हफ्ते में हम अमरीका और फिर बरतानिया और फिर दीगर ममालिक जाएंगे, लेकिन हतमी तारीख अब तक तय नहीं है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना 4 मुल्की दौरे का आगाज आज से कर दिया है। इसके अलावा एक और अहम बात, DGISPR का आज फिर बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की कोशिश की तो उनको उसी किस्म का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा था सुनिए। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक ने। मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जंगी सतह पे, जंगी महाज पे भी कामयाबी हुई, और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान का जो मौकिफ था उसको ज्यादा पजीराई मिली, वो ज्यादा सुना गया। लेकिन अब भारत एक बड़ा मुल्क है और उन्होंने ऑलरेडी कोशिशें शुरू कर दी हैं दुनिया भर में जाके अपना पैगाम देने की और बताने की कोशिश करने की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। शशि थरूर साहब और उनकी टीम इस वक्त US में मौजूद है, फिर और ममालिक में भी उन्होंने जाना है, और पाकिस्तान का भी प्लान है कि जून में मोस्ट लाइकली बिलावल साहब की सरबराही में हमारा वक्त भी जो है बाहर जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बहरहाल इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बड़ा मुल्क है, उनका क्राउड है दुनिया भर में। अब वो अगर एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए?
ये चैलेंजिंग है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ बहुत ही सीनियर वेस्टर्न डिप्लोमेट से शहजाद मिला इस्लामाबाद में। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा आज से कुछ साल पहले कोई पाकिस्तान की बात सुनना नहीं चाहता था और इंडिया का इतनी ज्यादा गुड्डी चढ़ी हुई थी कि वो हर लिहाज से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बिजनेस, ये जो कनाडा का इंसिडेंट हुआ मर्डर वाला, फिर अमेरिका का हुआ, अमेरिका की जो बॉश अटेम्प्ट थी वो हुई, और उसके बाद अब जो ये सारा हुआ है, तो मैं आपको कोट अनकोट कर देता हूँ, एक बहुत ही रेलेवेंट सीनियर वेस्टर्न डिप्लोमेट, उसने कहा कि पाकिस्तान डोर इज स्लाइटली ओपन नाउ, और ये वक्त ऐसा है कि आपको बड़ा सॉलिड तरीके से जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा अब जो आपने आर्ग्यू करना केस अपना, इसमें एविडेंस बड़ी सॉलिड आपकी होनी चाहिए, और ये खाली सोशल मीडिया या इंडियन मीडिया के क्लिप्स की बात नहीं बनेगी, लेकिन आप अगर सॉलिड एविडेंस लाते हैं कि टेररिज्म के और सारे इंसिडेंट्स के, तो दुनिया पहली बारी सुनने पे तैयार है, और वहाँ पे एक माहौल बन गया जहाँ पे आपकी सुनवाई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, उन्होंने कहा देखें, एक होता है ग्राउंड पे एम्बेसीज बैठी हुई, हम लोगों के ज्यादा हम कीड इन होते हैं कि क्या हालात हैं, जो जमीनी हकायक क्या है। उसने कहा आपके जमीनी हकायक में और पॉलिसी मेकिंग में कोई 2 साल का लैग होता है। यानी आज हम जो रिपोर्ट देंगे, सब कुछ करेंगे और हम कहेंगे हाँ जी यहाँ पे ऐसे चीज नहीं है, ऐसे भी है, तो पॉलिसी लेवल्स पे हमारे तमाम जो बैठे होते हैं, जो गवर्नमेंट्स हमारी हैं अपने अपने कैपिटल्स में, इसका कोई लैग 2 साल का होता है। तो पाकिस्तान जहाँ से मार खाता है कि हम चीज शुरू करते हैं और हम शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 महीने में, 6 महीने में जो पॉलिसी चेंजेस हो जाएंगी, जब वो नहीं होगी तो फिर हम सुस्ती करते हैं। उन्होंने कहा आपको बड़ी अगले 2-2.5 साल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना होगा, और डोसियर्स आपके बड़े सॉलिड होने चाहिए, इरिफ्यूटेबल एविडेंस होनी चाहिए, और ये क्वालिटी ऑफ एविडेंस और परसिस्टेंस, क्या आप लगे रहे इस पर 2 साल, फिर आपको इस पर रिजल्ट आएंगे। ये नहीं होगा कि अगर अभी आपने 60 डेलीगेशन भेजनी है और आप समझेंगे पता नहीं 3 महीने बाद वाशिंगटन, लंदन और सबकी सोचें बदल जाएंगी, उसमें वो नहीं होगा। बट ये जो जितना पाकिस्तान को इस वक्त जबरदस्त मौका मिला है, उन्होंने कहा कि ये पिछले 15 साल से आपके पास नहीं था। सो पहली बार पाकिस्तान के एक और जाविये से देखा जा रहा है, सिवाय इसके कि हम कोई एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, अफगानिस्तान, इंडिया, ये वो, बल्कि पहली बार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें मालिक साहब, क्योंकि माजी में बिल्कुल ऐसा ही था कि पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती थी, या दुनिया भर में जो एक इस्लामोफोबिया भी फैला हुआ है, तो उसकी वजह से वो मानने के लिए तैयार हो जाते थे कि ठीक है हाँ पाकिस्तान शायद इन चीज़ों में मुलविस हो। हम तो अब बार बार बता रहे हैं कि माजी की कोई गलतियां भी अगर हों, खासतौर पर अफगानिस्तान रिलेटेड कोई इशूज हों, वो अब तर्क करके हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न दुनिया सुनने के लिए तैयार है पाकिस्तान का मौके। लेकिन अगेन इसमें शहजाद भी मस्ट एम्फसाइज, उन्होंने कहा कि आपको कम अज कम 1-2 साल परसिस्टेंट इस पे काम करना है। ये मत ख्याल कीजिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है के लिए तैयार है, लेकिन परसिस्टेंस इज द की। यू हैव टू कीप प्लीडिंग योर केस, नॉट फॉर 3 months 6 months, लेकिन 1-2 साल आपको इसी एनर्जी के साथ चलना पड़ेगा। ये है असल की। राइट। और ये जरा बताइएगा कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहां पे अगर आप देख रहे हो तो मोदी को वहां पे अब कुछ जो सेम वॉइसेस है मीडिया में, वो भी बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज अब ये बातें कर रही हैं कि जब भी कोई इलेक्शन का मामला होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि एक पैटर्न नजर आ रहा है कि एक हमला होता है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन होती है। ये 2019 में भी हुआ, अब भी हुआ। तो आपको लग रहा है कि प्रेशर मोदी पे ज्यादा अगर बढ़ता जाएगा और वो जितना वल्नरेबल होंगे, वो पाकिस्तान के लिए और खतरा बन सकते हैं? नहीं, खतरा तो बन सकते हैं, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना शहजाद, अब एक चीज तो दुनिया को पता लग गई है कि हम ओवरवेल्म नहीं होंगे। लेकिन अब एक न्यू नॉर्म उसने खतरनाक इस्टेब्लिश किया है कि जी जब भी कुछ होगा तो हम स्ट्राइक बैक करेंगे। ये बड़ा खतरनाक न्यू नॉर्म है, और जितना वो डेस्परेट है बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट यही होगा। तो ये ठुकन ठुकैया तो चलेगा, बट आई थिंक हमारी अब असल जंग डिप्लोमेटिक उस पर है। मिलिटरीली हमने साबित कर दिया है कि हम उनको डील कर सकते हैं, और अब वो जमाने गुजर गए हैं शहजाद के कोई 6 महीने जंग चलेगी या 4 महीने, तो 4,000 टैंक वहां से आएगा। अब ये कम्युनिकेशन वॉर और ये टेक्निकल सारा एयर पावर की वॉर है। सो वो हमें तैयार होना रहना पड़ेगा, बिकॉज इज अ डेस्परेट मैड क्रेजी मैन, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने पे पड़ेगा क्वालिटी डिप्लोमेसी और बैक्ड बाय मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये डिफरेंस बनाएगा सर।
सही। जरा लोकल पॉलिटिक्स पर आते हैं, क्या कुछ बदला है या स्टेटस क्वो है? क्योंकि दोबारा ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि जो पीटीआई सिंपैथाइजर्स डॉक्टर्स हैं वो वापस इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, इमरान खान से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी, कुछ अहम लोगों से, इनफैक्ट DGISI से मुलाकात भी उनकी हुई थी। तो ये दोबारा कोई बैक चैनल खुला है या जो मामला हम देख रहे हैं कि अडियाला के बाहर, जैसे उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा मुझे तो दोबारा तहरीक चलाने का मैंडेट इमरान खान ने दे दिया है, कुछ अरसे के लिए मुझे ब्रेक दिया था लेकिन दोबारा मुझे उन्होंने कहा तहरीक का आगाज करो। चल क्या रहा है या कुछ भी नहीं चल रहा है? नहीं, अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन ये फैसला भी इमरान खान साहब को करना है। देखें, दिस कुड नॉट हैव कम एट द वर्स्ट टाइम फॉर पीटीआई पॉलिटिक्स। पार्टी तितर बितर हुई हुई है, आपस में हमें लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, एक कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। मेरा ख्याल है पहले खान साहब के दिमाग में होगा कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कोई डील कर सकता हूँ। अब डील अगर उन्होंने करनी है तो उनको पोजीशन ऑफ वीकनेस से करनी होगी। अब क्या वो ईगो को साइड पे कर लेंगे और प्योर पावर पॉलिटिक्स खेलेंगे, बड़ा मुश्किल नजर आता है। गवर्नमेंट जो है बड़ी कंफर्टेबल बैठी हुई है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट पे या फौज पे अब कोई प्रेशर किसी किस्म का नहीं है कि उनको मजबूरन खान साहब से बात करनी पड़े। पहले था, पहले 26 नवंबर से पहले था, उसके बाद भी बहुत हालात चेंज हुए। फिर आपने देखा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ट्रायल हो सकता है। सो जुडिशियल लेवल पे 26वीं अमेंडमेंट के बाद वैसे ही जुडिशरी की हैयत बदल गई है। सो वहां से जो रिलीफ थी, मुझे तो वो रिलीफ मिलती नजर नहीं आती। अब अगर बात करनी भी होगी तो अब इनको क्लैरिटी से करनी होगी। इस वक्त देखें, पॉलिटिक्स में डील्स जब होती हैं वो पोजीशन ऑफ पावर से जो बैठा होता है उसी की शराइत पे होती हैं। क्या इस वक्त खान साहब 2 कदम पीछे लेके जिस किस्म की भी डील होती है कबूल करेंगे? अगर तो कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो विनर निकलेंगे। अगर नहीं करेंगे और ये ईगो और यही चीजें रही जो मैं रीमा बीबी के बयान सुनता हूँ। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, देखिए अभी आपने फील्ड मार्शल बनाया, इस वक्त जंग जीती हुई है, आपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया, इट इज हिज मोमेंट ऑफ ग्लोरी। उस पर आपकी तरफ से बयान आ जाता है कि देखें फिर जंगल का बादशाह ही अपने आप को कह लें, वो कह लें। हर चीज को पर्सनलाइज करने का एक टाइम होता है। मुझे इस टाइम पे आप इग्नोर कर दें, लेकिन उसको भी पर्सनलाइज कर दिया। फिर आप कहते हैं कि हमने बात भी फौज से करनी है। फौज को इस फतह के मौके पे भी अगर आप पर्सनलाइज करके क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे आप फिर वहां से आप रिलीफ आप समझते हैं आएगी? जी, और इनफैक्ट अली अमीन गंडापुर साहब ने जो उनकी कंफर्मेंट सेरेमनी थी वो भी अटेंड नहीं की, और फिर बाद में जो फील्ड मार्शल साहब की तरफ से इशारा हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर साहब नहीं थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं। शहजाद, बात यह है एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस ना। मैं अगर आपको कल कोई बड़ी इज्जत वाला दिन हो और मैं उस दिन आके आपने कीड़े निकालूं, आप वो नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे यार क्या मालिक ने मुझसे बात की उस दिन ऑन माय बिग डे। आपने एक बात की, आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान किसी किस्म की डील स्ट्राइक ऑफ कर लेते लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेहतर होगा। इमरान खान तो इसके बरक्स सोचते हैं, वो समझते हैं मैंने किसी किस्म की भी डील कर ली तो शायद मेरा जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे धड़ाम से गिर जाएगी। देखिए मेरा नहीं ख्याल, वो फिर आप सुलह हुदैबिया की एग्जांपल्स भी सुनेंगे, आप सब कुछ सुन लेंगे। इमरान खान का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? वो जेल में है, इनक्यूमिनिकाडो हैं। मैं तो अगर उनको मेरे से पूछ रहे हो, मैं तो कहूँ भाई आप किसी भी कीमत पे जेल से निकल आए। एक बार आप जेल से निकल आएंगे चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। इस वक्त जेल में है, इनक्यूमिनिकाडो है, पार्टी टूटी हुई है, क्या करेंगे आप? मुझे बताएं आप क्या करेंगे? मालिक साहब, इन हालात में कोई उनको जेल से निकलने की ऑफर भी क्यों पेश करेगा और किन टर्म्स पे करेगा? तो नहीं कर रहा ना, इसको कोई नहीं कर रहा ना। और आप रही सही उन चीजों को और खराब कर रहे हैं, आप और चीजों को और पर्सनलाइज कर रहे हैं, तो उससे खराब ही होगा। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस हैं आप। हर कोई मशीनें फैसले नहीं कर रही, इंसान फैसले कर रहे हैं, बड़े फैसले। तो उसमें जाती पसंद नापसंद आप जितना उस एंगल को ज्यादा गालिब आने देंगे अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर उसके नुकसानात होंगे। आपको तो ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इनकी प्रायोरिटी है जेल से बाहर आना, इस वक्त तो उस पर फोकस होना चाहिए इनका। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अगले माली साल का बजट पहले एक्सपेक्टेड था कि 2 जून को पेश किया जाएगा, लेकिन अब वजारत खजाना के मुताबिक 10 जून को यह बजट पेश किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे नुकात हैं जिस पर अभी तक IMF से इत्तेफाक नहीं हुआ है। हर साल की तरह एक बड़ा सवाल इस साल ये भी होगा कि पाकिस्तान का जो FBR टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो कितना होगा और वो कैसे अचीव किया जाएगा। क्या दोबारा उन लोगों पर टैक्स डाला जाएगा, बढ़ाया जाएगा उन लोगों पर टैक्स जो कि ऑलरेडी टैक्स पे रहे, या जो हर साल बात होती है कि हमें अपने टैक्स को ब्रॉड बेस करना है, हम उस तरफ कोई पेशरफ दिखा सकेंगे। दूसरा अहम सवाल यह है
कि पाकिस्तान की मईशत पिछले साल काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन इस साल इस्तेकाम तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या 2.5% की ग्रोथ से हम मईशत को बढ़ा सकेंगे, ये अहम सवाल है। इन दोनों इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल अलीम साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव है ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अब्दुल अलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने देखा कि इस जो माली साल था उसमें इस्तेकाम तो नजर आया है, यानी कि जितनी वल्नरेबल इकोनॉमी थी वो उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी कंसर्न्स हैं कि हम ग्रोथ की तरफ कैसे जाएंगे। और ऑब्वियसली हमें अपना जो टैक्स नेट है उसको भी बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाना है। इस साल एफबीआर ने बार बार ये कहा था कि इन्फोर्समेंट के जरिए हम टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12,900 का टारगेट था, उसको रिवाइज करके 12,400 अरब रुपए किया गया, और मुमकिन है कि वो भी अब इकट्ठा ना हो। तो क्या आगे ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी जिससे हमारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़े लेकिन वो ग्रोथ को मुतासर ना करे? देखिए, आपने जैसे सही कहा कि ये टैक्स कलेक्शन तो नहीं हो सका है, और इसलिए नहीं हो सका है कि हमने आई थिंक जो एफबीआर ने अपना फोरकास्ट बनाई थी उसमें कुछ सेक्टर्स पहले नहीं थे नेट में, उनके लिए कहा था कि जैसे ताजिर दोस्त स्कीम वगैरह का जिक्र किया था, तो वो अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्स नहीं हो सकी है। तो देखिए 12.9 ट्रिलियन भी हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 10% बनता है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए विद ऑल दी इश्यूज दैट वी हैव, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो आराम से 14 और 15% आना चाहिए। यही हमने जो है अभी टैक्स प्रपोजल जो अभी इस साल के हमने दिए हैं, आपने शायद देखा होगा, ये मेरे पास एक किताब है जो हमने इनको डिटेल्स में भेजी है, तो उसमें हमने इनसे यही कहा है कि इस वक्त 18% ऑफ दी जीडीपी जो है वो इंडस्ट्रीज का है, और वो कोई 60% टैक्स दे रही है। ये चल नहीं सकता इस तरीके से आगे, तो इसको आपने स्ट्रीमलाइन करना है। सिमिलरली ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस का जिसका आपने जिक्र किया, ये इसमें गवर्नमेंट को मालूम है कि कहाँ से टैक्स आ सकता है और कहाँ आना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ अकबर साहब के वो टैक्स इनके सामने रखा हुआ है और ये कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक आजकल आप देख रहे होंगे, टोबैको इंडस्ट्री बहुत रिएक्ट कर रही है कि टोबैको का जो टैक्स है इस वक्त कोई 300 बिलियन के करीब जो है टैक्स चोरी हो रहा है और सामने हो रहा है। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, सब कुछ इन्फोर्स अगर ना करे तो अब इसका कोई क्या करे। उससे होगा ये कि ये जो टैक्स इस वक्त जो दो कंपनियां दे रही हैं, 98% वो टैक्स दे रही हैं, उनका मार्केट शेयर जो है सिर्फ 47% है। तो ये अगर आप इस तरीके से टैक्स चोरी अलाउ करेंगे तो ये कंपनियां भी भाग जाएंगी। तो बॉटम लाइन जो हमारे टैक्स प्रपोजल की वो यही है कि आई थिंक सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है, इसको बढ़ाया जाए। आई थिंक किसी हद तक गवर्नमेंट की जो इंटेंशन फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि टैक्स पॉलिसी वो बोर्ड वो बना रहे हैं कि एफबीआर के पास पॉलिसी की जो जिम्मेदारी है वो ना रहे, एक इंडिपेंडेंट लोग बनाए और एफबीआर सिर्फ इन्फोर्स करे। अब ये जो ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस है, इस पे काम बहुत हो सकता है। हमारे आपने देखा है कि कैश इकोनॉमी कोई 9 ट्रिलियन के करीब इस वक्त है, तो बिजनेस तो हो रहा है, लोग पैसे बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर सारी चीजें डेटा अवेलेबल है। देखिए मेरी कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी कंज्यूमर गुड्स बनाती है, वो फैक्ट्री से निकलता है, डॉक्यूमेंट होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो आगे अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो डॉक्यूमेंट होता है, इवेंचुअली ये कस्टमर के पास जाता है शॉप में। तो ये ट्रैक पूरा हो सकता है अगर उसके लिए मेहनत किया जाए, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक तो आप ये कह रहे हैं, आप इसके हक में है कि जो एफपीआर है वो टैक्स पॉलिसी ना बनाए, वो सिर्फ एक इदारा रहे जो कि टैक्स एनफोर्समेंट या टैक्स कलेक्शन करेगा, पॉलिसी लेवल पॉलिसी मेकिंग उनका काम नहीं होना चाहिए। जी, और इस पे हमने काफी प्रपोजल दिया है, और हमारी अभी मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से लास्ट वीक, उसमें भी उन्होंने उसको एग्री किया और रिट्रेट किया कि वो इसको अमली जामा पहनाएंगे। राइट। अच्छा, और मैं आपकी जो 34 टैक्स प्रपोजल है वो देख रहा था, उसमें बेशतर में तो आपने यही बात की कि जो टैक्स रेट है उसको कम किया जाए। जैसे रिड्यूस आपने कहा कॉर्पोरेट टैक्स को 28 से 25% करें, जो सुपर टैक्स है उसको ग्रेजुअली 3 साल में एबॉलिश करें, सेल्स टैक्स जो है उसको फर्स्ट फेज में 17% तक लेकर आए। लेकिन जो हुकूमत की हमने पिछले साल अप्रोच देखी वो तो उसके बरक्स थी। उन्होंने तो इजाफी टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की है बाय इंक्रीजिंग टैक्स रेट। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि टैक्स रेट में कमी लेकर आए, तो क्या इससे ओवरऑल कलेक्शन में कमी नहीं होगी? नहीं, देखिए अगर तो आप उन्हीं लोगों से टैक्स लेंगे, जैसा मैंने आपको टोबैको की मिसाल दी कि जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे
और कलेक्ट नहीं करेंगे, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको और कलेक्शन कम होती जाएगी। ये देखिए ना, एक साल में वो इन्होंने जो कंप्लायंट इंडस्ट्री है उन्होंने शेयर लूज किया है कि टैक्स एवेडर्स ने पैसे बनाए। तो जितना आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतना ही आप इंसेंटिव जो है वो इंक्रीज करेंगे लोगों को फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। तो ये स्ट्रेटेजी चल नहीं सकती है, और आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए, तो ट्रेड है, ट्रेड भी देना चाहता है, ऐसे नहीं है कि ट्रेड पे लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए हैं और उसकी तरफ हम जोर नहीं दे रहे हैं कि उनको सिंप्लीफाई किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए और उनसे एक रीजनेबल टैक्स लिया जाए। अगर आप किसी शॉप में जिसने अभी तक कभी टैक्स नहीं दिया हो और उसको कहे कि भाई 5 साल का मुझे सारा डेटा दें, आप ये लाएंगे कहाँ से आपने पैसे बनाए, तो वो जाहिर है लोग इतने अकाउंटेंट्स हर कोई नहीं होता है, तो वो फंस जाएंगे, उसका कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या सोल्यूशन होगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि टैक्स आपको लेना है। अभी देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, दोनों बड़े प्रॉब्लमेटिक एरियाज तो हैं, बल्कि इनफैक्ट तीनों जो आपने कहा, सिगरेट टोबैको इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो टैक्स दे रही होती हैं, बाकी कई ऐसी कंपनीज हैं जो सिगरेट बेच रही हैं वो उससे कम प्राइस पे बेच रही हैं जितना उनको टैक्स देना चाहिए, वो भी एक इशू है। ट्रेडर्स पर हम देख रहे हैं, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो वो टैक्स नहीं लगा सके, नवाज शरीफ साहब का हो, इमरान खान साहब का हो, उनका एक बड़ा मसल है, वो एहतजाज करते हैं, दुकानें बंद करते हैं, उन पर टैक्स नहीं लग पाता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर टैक्स भी हम बात तो कर रहे हैं कि सूबे अब उस पर इतफाक कर चुके हैं और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, बट आर यू होपफुल कि इन चीज़ों पर हम टैक्स कलेक्शन खातिर कर सकेंगे? तभी तो टैक्स बेस ब्रॉड होगा आपका और तभी जो दूसरे टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर हम रेट कम कर सकेंगे। तो देखिए, अगर ये नहीं करेंगे आप, देखिए आपने जैसे एग्रीकल्चर का जिक्र किया, मैं उसी तरफ ला रहा था कि गवर्नमेंट ने कोई 4-5 महीने हो गए अनाउंस किया है कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। उसके लिए हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी है कि ये सिस्टम पहली जुलाई से कैसे इंप्लीमेंट होगा अगर आपने ऑलरेडी सिस्टम नहीं बनाया, प्रोमिसेस कितना ऑन बोर्ड लिया गया। तो ये सीरियसनेस की बात है कि आई थिंक ये स्टेज आ गई है कि हम ये जिस तरीके से पुराना टैक्स का सिस्टम चल रहा है वो आगे चल के आप कितना भी जोर लगा लें, रेट बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, कलेक्शन नहीं होगी। कुछ इंडस्ट्रीज जो पहले थोड़ी सी बिजनेस कर रही थी उनका बिजनेस और श्रिंक होगा। तो मौका ना दें उन टैक्स इवेडर्स को कि वो आपकी इकोनॉमी को रन करें और मुल्क गरीब हो और लोग अमीर हो। तो आई थिंक हमारे पास बिल है और हम कर सकते हैं। आप दूसरा ये कि जिस तरह मैं आपको लाना चाह रहा था वो ये कि डॉक्यूमेंटेशन जो है इतनी सिंपल बना दें कि लोग हर कोई कर सके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम यानी हमारी जैसी कंपनियां हैं उनको हमें अकाउंटेंट्स रखने होते हैं टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स। इतना आई थिंक शुरू में खासतौर से जो ब्रॉडनिंग का जिसका मैंने जिक्र किया कि ये सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। बहुत फैशन डिजाइनर्स हैं, मतलब दे आर रिच बट दे आर नॉट पेइंग देयर ड्यू शेयर, और वो टैक्स वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो टैक्स नहीं देते, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, फिर भी उनका जो मैक्सिमम टैक्स था, टैक्स ब्रैकेट, वो लास्ट ईयर 49% कर दिया था। आप देखते हैं उससे भी कितना फायदा होता है। वन लास्ट क्वेश्चन अब्दुल अलीम साहब, ओवरऑल आपको मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी नजर आ रही है? क्योंकि इस साल भी जो ग्रोथ थी वो 2.5% थी, टारगेट अचीव नहीं हुआ, और वो भी हमने बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली कहा है कि लास्ट क्वार्टर में बहुत मैसिव ग्रोथ होगी तो हम 2.5% पे जाके पहुंचेंगे। अगला साल आपको लग रहा है कि बेहतर होगा ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी? जी, हम इस वक्त जो आपने देखा होगा, हमने अभी लास्ट वीक अपना बिजनेस कॉन्फिडेंस वो भी रिलीज किया है। देखिए ऑल द इंडिकेशंस आर कि इंशाल्लाह बेहतर होगा और होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जैसे जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया और जिसका मैंने भी थोड़ा सा इस कम वक्त में आपसे जिक्र किया है, बहरहाल हमें बहुत सारे सख्त डिसीजन लेने होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। लोग पसंद करें या ना करें, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर 15% चौथा नहीं होता है तो सही नहीं है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल अलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।